अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स एंड वीवर। आज हम हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर के साथ हाजिर है और हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर को पढ़ना यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा आगे जो टॉपिक आ रहा है वो है थैलेसीमिया। और जहाँ तक थैलेसीमिया की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, लेकिन वो जनरल वीडियो थी और उसमें साइंटिफिक कोई चीज़ें ऐसी नहीं थी जिस तरह स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है। यहाँ पे अब थैलेसीमिया को पढ़ने से पहले हमने हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत लाजिम पढ़ना है कि बेसिकली हीमोग्लोबिन है क्या चीज़ और हमारे पास कितने टाइप्स के हीमोग्लोबिन मिलते हैं और उनकी बैंड्स क्या है, ग्लोबिन के चेन क्या है और इसी तरह हीम क्या चीज़ है। तो शुरू करने से पहले हम जाएंगे कि पहले हमें ये पता हो कि हीम क्या है और ग्लोबिन क्या चीज़ है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि 4 सब यूनिट से बना हुआ है, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन एक टेट्रामर है जो कि 4 मोनोमर से बना हुआ है। जैसे कि पिक्चर के अंदर आ रहा है रेड कलर में, ये हमारे पास ग्लोबिन है और फिर जो ग्रीनिश कलर के अंदर है तो ये सॉकेट जो है ये हीम के हैं। इट्स मीन कि हमारे पास एक एक मोनोमर जो है वो एक एक हीम ग्रुप जो है वो अपने पास एक्यूमुलेट कर रहा है। तो ये इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये टेट्रामर है। द ग्लोबिन units are made up of polypeptide chains of two distinct type। और वो कौन से डिस्टिंक्ट टाइप है कि 2 अल्फा है, यानी 2 अल्फा चेन है, और 2 जो है हमारे पास वो बीटा चेन है। एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन भी बहुत सारे टाइप्स के हैं, लेकिन जब हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हम एडल्ट हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। तो एच बी ए यानी एडल्ट हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन, जिसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, तो ये मौजूद होते हैं। यहाँ तक हमें ये आइडिया हो गया कि हीमोग्लोबिन कोई अलग सा नाम नहीं है, बल्कि हीमोग्लोबिन को जब हम इंटरनली देखते हैं तो हीमोग्लोबिन एक टेट्रामर है और उसमें हीम अलग से है और ग्लोबिन अलग से है, ये कंबाइन हो जाते हैं और उसके दरमियान एक आयरन होता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हीमोग्लोबिन है। सो हीमोग्लोबिन इज अ टेट्रामर। ये जहन में याद रखना चाहिए कि मोनोमर को हम हीमोग्लोबिन नहीं कह सकते। जब ये चारों के चारों एक साथ मिल जाएंगे तो तब हमने इसको कहना है कि ये अब हीमोग्लोबिन बन चुका है। इसका जो बेसिक फंक्शन है तो वो जाहिर बात है कि द मेजर फंक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल इज टू कैरी ब्लड गैसेस। एरिथ्रोसाइट्स आर द प्रिंसिपल एजेंट। They transport oxygen from the lungs to the respiratory tissue and also transport most of the carbon dioxide from the tissue back to the lungs। ये इसका एक बड़ा जाना पहचाना फंक्शन है। और ये फंक्शन जो है वो किस के तहत होता है, जाहिर बात है कि ये फंक्शन आरबीसी के तहत होता है। और आरबीसी क्या चीज़ इंक्लूड करता है, तो आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन है और उस प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन, और उसी हीमोग्लोबिन के साथ ये ऑक्सीजन जो है ये अटैच हो जाता है और फिर उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ये कैरी करता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन अब जो 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स थे, तो उसमें से कौन से पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, उसमें से 2 अल्फा चेन है और 2 जो है वो नॉन अल्फा चेन है। इसका मतलब ये हुआ कि हीमोग्लोबिन किसी एक टाइप का नहीं है। इट्स मीन कि हीमोग्लोबिन ए भी है, हीमोग्लोबिन A2 भी है, हीमोग्लोबिन एफ भी है, लेकिन जब हम जनरली एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात कर रहे होते हैं तो हमारा मुराद जो है वो एच बी ए का होता है, यानी हीमोग्लोबिन एडल्ट हीमोग्लोबिन का होता है। तो एडल्ट हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन्स होते हैं और 2 हमारे पास नॉन अल्फा चेन होते हैं। और जाहिर बात है कि ये जो नॉन अल्फा चेन है ये कौन से चेन है, ये बीटा चेन्स है।
Some important facts regarding hemoglobin. So we have to know that each red cells has 640 million molecule of hemoglobin, यानी एक आरबीसी के अंदर 640 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। एंड हीमोग्लोबिन ए, जैसे पहले में ही मैंने बताया कि 2 अल्फा और 2 बीटा चेन को इंक्लूड करता है, लेकिन सिर्फ 2 अल्फा और 2 बीटा चेन को हम हीमोग्लोबिन नहीं कह सकते जब तक ये दोनों कंबाइन ना हो जाए और ये एक टेट्रामर ना बना ले, तो तभी हम इसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। अगर अल्फा चेन की ज्यादती हो जाती है, बीटा चेन ना बने, या बीटा चेन की ज्यादती हो जाती है और अल्फा चेन की कमी हो, या हीम की ही सिंथेसिस ना हो रही हो, तो हमारे पास हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के अंदर डिफेक्ट आ जाता है। और इसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसीलिए इस टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आगे हमारे पास जब हम थैलेसीमिया पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पे क्या अल्फा चेन की प्रॉब्लम होती है या बीटा चेन की प्रॉब्लम होती है, या हीमोग्लोबिन सिंथेसिस इफेक्ट हो जाता है, या पूरा हीमोग्लोबिन जो है वो नहीं बन पा रहा होता। इसीलिए इस टॉपिक को हम पहले पढ़ रहे हैं ताकि हमें थैलेसीमिया पढ़ने में आसानी हो। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कहीं पे लिखा हुआ है कि 68,000 डाल्टन है, और कुछ बुक्स जो है वो उसको 64,500 डाल्टन जो है वो भी लिखते हैं। और बाकी हीमोग्लोबिन भी हमारे पास मौजूद होते हैं, जैसे कि फीटल हीमोग्लोबिन जो कि बच्चों के अंदर होता है, तकरीबन 6 मंथ्स तक ये मौजूद रहता है। और इसी तरह हीमोग्लोबिन A2 भी हमारे पास आम इंसानों के अंदर, आम इन नौजवानों के अंदर जो है वो मौजूद होता है, जिसे हम कहते हैं एडल्ट 2 हीमोग्लोबिन, यानी HbA2 हीमोग्लोबिन। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जनरली जितने हम हीमोग्लोबिन की बात कर रहे होते हैं तो वो किसी एक टाइप का हीमोग्लोबिन नहीं है, बल्कि हमारे पास और भी सारे हीमोग्लोबिन है, जैसे HbA2 और HbF। लेकिन बात ये है कि इनमें से नॉर्मल हीमोग्लोबिन कौन सा है। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन हमारे पास हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन A2 होता है। आगे मैं बताऊंगा कि हीमोग्लोबिन ए कितना होता है और हीमोग्लोबिन A2 कितना होता है। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि हम जब सीबीसी की रिपोर्ट देते हैं, या हम कहते हैं कि लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन अकॉर्डिंग टू एज एंड सेक्स, तो क्या वो हीमोग्लोबिन फिर कौन सा हीमोग्लोबिन होता है। तो ऑब्वियसली वो हीमोग्लोबिन हम आरबीसीज में देखते हैं, मेजर करते हैं, यानी पूरी आरबीसी को मिला के हम वो हीमोग्लोबिन देखते हैं, और उसकी इंटरनल जब हम ये आइडिया हो कि यार ये एफ है या A2 है या गावा 1 है, गावा 2 है, तो वो हमें कैसे पता चलता है। एक्चुअली वो हमें बैंड्स के जरिए पता चलता है, और उसके लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। तो अंदरूनी साख्त को देखने के लिए, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद करते हैं। और अगर जनरल हीमोग्लोबिन लेवल आपने चेक करना है तो उसके लिए आपने सीबीसी की रिपोर्ट देखनी होती है कि हीमोग्लोबिन लेवल कितना है। यानी ये भी हो सकता है कि अगर किसी का पूरा हीमोग्लोबिन एफ है, अब हीमोग्लोबिन एफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं है, लेकिन अगर पूरा हीमोग्लोबिन एफ है तो भी हमारे पास हीमोग्लोबिन लेवल नजर आएगा। तो इसीलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन मौजूद है, जैसे कि हीमोग्लोबिन एफ और हीमोग्लोबिन A2, इसी तरह गावा 1, पोर्टलैंड, आगे मैं और भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। और हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर को जानने के बाद हमें ये आइडिया हो गया है कि यस, देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन एंड दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबिन चेन। और अगर उन ग्लोबिन चेन को देख लिया जाए तो हमारे पास जैसे अल्फा है, तो अल्फा को अपर केस में हम लिखते हैं ए, और फिर इसकी लोअर केस में जो है इसकी अपनी सिंबल है, यानी अल्फा वाली सिंबल है। इसी तरह बीटा को बीटा से जाना जाता है, गैमा को जो है वो गैमा से सिंबलाइज करते हैं, और कुछ हीमोग्लोबिन डेल्टा रखते हैं तो उसमें हम इसको डेल्टा से, और इसी तरह जो एप्सिलॉन है तो उसको हम ई से जो है वो सिंबलाइज करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन इंक्लूड करते हैं, जो कि हम सिंबल इनके ये मौजूद है। हीमोग्लोबिन ए यानी एडल्ट हीमोग्लोबिन A1, ये एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन है और तकरीबन पूरी लाइफ तक ये मौजूद रहता है। और इसमें 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन मौजूद होते हैं।
और तकरीबन 7 महीने के बाद ये हीमोग्लोबिन जो है वो बनना शुरू हो जाता है। इसी तरह हीमोग्लोबिन A2 है जो कि 2 अल्फ़ा चेन और 2 गामा चेन पे मुश्तमिल रहते हैं, और ये हीमोग्लोबिन जो है ये थोड़ा रहता है क्योंकि सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन ए होता है तकरीबन 97% तक, और बाकी हीमोग्लोबिन जो है वो HbA2 होता है। तो ये दोनों एडल्ट हीमोग्लोबिन है। और एक और हीमोग्लोबिन है जिसको हम कहते हैं फीटल हीमोग्लोबिन। तो ये फीटल लाइफ में नॉर्मली रहता है, लेकिन तकरीबन 5-6 महीने के बाद ये खुद ही स्विच होना शुरू हो जाता है, और फिर पूरी हीमोग्लोबिन जो है वो HbA1 और HbA2 पे कंसिस्ट करती है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि जिसमें ये स्विच नहीं हो सकता, कोई म्यूटेशन आ जाती है या थैलेसीमिया जैसी सिचुएशन आ जाती है, तो फिर हीमोग्लोबिन एफ जो है वो नॉर्मल लाइफ के साथ जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। तो जो हीमोग्लोबिन एफ है वो 2 अल्फ़ा और 2 गैमा चेंज पे मुश्तमिल रहते हैं, और तकरीबन 6 महीने तक ये नॉर्मल पाए जाते हैं। लेकिन 6 महीने के बाद इसकी जो अमाउंट है या इसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम हो जाती है, ना होने के बराबर रहती है। यहाँ तक पढ़ने के बाद हमें ये आइडिया हो गया है कि वी कैन क्लासिफाई हीमोग्लोबिन इन 3 डिफरेंट फॉर्म, दैट इज एडल्ट हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन एंड एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन। यानी एडल्ट हीमोग्लोबिन वो हीमोग्लोबिन है जो पूरी लाइफ तक हमारे पास होता है। फीटल हीमोग्लोबिन वो होता है जो सिर्फ फीटस लाइफ के अंदर ही रहता है और उसके बाद वो स्विच हो जाता है। और तीसरा हीमोग्लोबिन जो है एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन, यानी इंट्रायूटराइन लाइफ के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन। सो एडल्ट हीमोग्लोबिन को अगर देख लिया जाए तो दो टाइप्स की हीमोग्लोबिन है, HbA या HbA1b इसको कह सकते हैं, और HbA2। तो ये दो चेन्स पे मुश्तमिल रहता है, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन, और इसको अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए देख लिया जाए तो 97% ये हीमोग्लोबिन रहता है नॉर्मली। इसके साथ जो दूसरा है वो है हीमोग्लोबिन A2 जो कि 2 अल्फा और 2 डेल्टा चेन पे मुश्तमिल रहते हैं, और इसकी जो अमाउंट है वो है 1.5 से 3.2% तक ये नॉर्मली मौजूद रहते हैं। जहाँ तक एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन का ताल्लुक है तो हीमोग्लोबिन गावर यानी गावर 1 और हीमोग्लोबिन गावर 2 ये दो, और एक है HB पोर्टलैंड। तो ये 3 टाइप्स की हीमोग्लोबिन एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान जो है ये मौजूद रहते हैं, और इनकी चेन्स जो है वो डिफरेंट रहते हैं। जैसे कि गावर 1 की चेन जो है वो है 2 जीटा और 2 एप्सिलॉन पे मुश्तमिल रहते हैं। इसी तरह जो गावर 2 है तो वो कंसिस्ट करते हैं 2 अल्फा चेन और 2 एप्सिलॉन चेन। तो जो गावर 1 है और गावर 2 है इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेन है वो है एप्सिलॉन, और उसके साथ चेंज होता है जीटा, और फिर अल्फा जो है वो बन जाता है, तो फिर अल्फा जो है उसके साथ अटैच होके तो गावर 2 बना लेता है। सिंपल ये है कि गावर 1 2 जीटा और 2 एप्सिलॉन पे पे मुश्तमिल रहता है, और गावर 2 जो है वो 2 अल्फा और 2 एप्सिलॉन पे कंसिस्ट करता है। इसी तरह HB पोर्टलैंड जो है ये डिफरेंट है दोनों से, और इसमें हमारे पास 2 जीटा है और 2 गैमा चेन जो है वो मौजूद रहते हैं। तो एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन 3 टाइप्स की हीमोग्लोबिन है, गावर 1, गावर 2 और HB पोर्टलैंड। हीमोग्लोबिन के अगर पैटर्न को हम रिवाइज कर ले तो ये हमें आइडिया हो जाता है कि 3 टाइप्स के हीमोग्लोबिन या 3 डिफरेंट फॉर्म में हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। एक को कहते हैं एडल्ट हीमोग्लोबिन, दूसरा है फीटल हीमोग्लोबिन और तीसरा है एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन। जाहिर बात है कि सबसे पहले एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन बनता है, और उसमें से 3 टाइप्स है, गावर 1, गावर 2, HB पोर्टलैंड। इसी तरह फिर वो स्विच हो जाते हैं फीटल हीमोग्लोबिन की तरह, और इसमें हीमोग्लोबिन एफ जो है वो मौजूद रहता है। नॉर्मली भी ये तकरीबन 0.5 से 1% से कम ही रहता है ये, तो नॉर्मल कहीं कहीं पे ये नज़र आ सकता है आप लोगों को। और इसके साथ एक और हीमोग्लोबिन है जो कि नॉर्मल तो नहीं होता, जिसे हम कहते हैं HB बार्स, और ये गैमा चेन की जब एक्यूमुलेशन हो जाती है तो HB बार्स जो है वो बना लेता है, एंड वी विल डिस्कस इट फर्दर इन थैलेसीमिक चैप्टर इंशाल्लाह। और इसके साथ फिर एडल्ट हीमोग्लोबिन, तो
उस पर बात हो चुकी है कि एडल्ट हीमोग्लोबिन आर ऑफ टू टाइप्स, हीमोग्लोबिन ए एंड हीमोग्लोबिन A2. Hemoglobin A consists of 97% of all the hemoglobin, where HbA2 is only 1.5 to 3.2% whenever we are performing this on electrophoresis. So ये हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप्स थे जिनकी कंपैरिजन हम कर चुके हैं. So hemoglobin is a tetramer and it's composed of 4 polypeptide chain and 4 heme group. ये तभी एक टेट्रामर बन जाता है. और अगर अल्फा चेन को देख लिया जाए तो उसके अमाइनो एसिड्स की जो तादाद है वो है 141, और इसी तरह बीटा चेन की जो तादाद है वो है 146 अमाइनो एसिड. और पेप्टाइड चेन को अगर देख लिया जाए तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और 8 हेलिकल सेगमेंट्स होते हैं, और हर एक सेगमेंट को A B C D E F G और H तक जो है वो डेजिग्नेट किया जाता है. जो आयरन होता है तो वो पोजीशन F पे मौजूद होता है H सेगमेंट के ऊपर, तो वहाँ पे ये कोवेलेंटली बॉन्ड जो है वो बना लेता है और तब आयरन इनके साथ बन जाता है. तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो हीमोग्लोबिन में आयरन का होना लाजमी है, पॉलीपेप्टाइड चेन का होना लाजमी है, और हीम ग्रुप का जो है वो होना भी लाजमी है. ओके, हीम स्ट्रक्चर. तो हीम की स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो ये कंसिस्ट करता है प्रोटोपोरफायरिन रिंग पे, और इसके मिड दरमियान में एक आयरन होता है जो कोवेलेंटली बाउंड होता है यहाँ पे. और फिर ये जो प्रोटोपोरफायरिन रिंग है ये कंसिस्ट करता है 4 पायरोल रिंग पे. तो ये 4 पायरोल रिंग होते हैं, और ये जो 4 पायरोल रिंग है ये एक दूसरे के साथ यूनाइट होते हैं मीथेन ब्रिजेस के ज़रिए. सो इट्स अ प्रोटोपोरफायरिन रिंग. प्रोटोपोरफायरिन रिंग के अंदर जो है वो 4 पायरोल रिंग होते हैं, और इनके दरमियान जो है वो एक आयरन होता है जो कि बाउंड हुआ होता है. तो ये एक हीम स्ट्रक्चर बन जाता है. सो हीम ग्रुप को अगर देख लिया जाए तो इट्स मीन कि इसमें 4 पायरोल रिंग होते हैं, और पायरोल रिंग जो है वो अटैच होते हैं साइक्लिक फॉर्म के अंदर. और जब ये साइक्लिक फॉर्म के अंदर 4 पायरोल रिंग एक दूसरे को अटैच कर लेते हैं मीथेन ब्रिजेस के ज़रिए, तो इसको हम कहते हैं कि ये अब प्रोटोपोरफायरिन रिंग बन गया है. अब ये प्रोटोपोरफायरिन रिंग जब बाइंड कर लेता है आयरन को इसके सेंटर में, तो तब ये हीम बन जाता है. अब इसको हम कहते हैं कि ये हीम है. और प्रोटोपोरफायरिन विद आयरन अटैच्ड टू अ पेप्टाइड चेन एंड इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन मोनोमर. जब ये हीम यानी जब ये प्रोटोपोरफायरिन रिंग पेप्टाइड चेन के साथ अटैच हो जाता है, तो तब इसको हम हीमोग्लोबिन का मोनोमर जो है वो कह सकते हैं. Heme is suspended in a pocket formed by the folding of the polypeptide chain. ये हीम 1 2 3 और 4 ये टेट्रामर हो गया. अब यहाँ पे 4 हीम ग्रुप अटैच होंगे, तो ये इसमें पॉकेट के अंदर इसके साथ अटैच हुए हैं, और इसकी जो रेड कलर है वो इस चीज़ को सिंबलाइज कर रही है कि अब यहाँ पे इस हीम ग्रुप में आयरन अटैच हुआ है. याद रहे कि प्रोटोपोरफायरिन 4 पायरोल रिंग से ही बनता है, लेकिन अगर उसके दरमियान आयरन अटैच नहीं हुआ तो उसको हीम नहीं कह सकते. जब इसके हीम अटैच हो जाएगा, तो जब इसमें आयरन अटैच हो जाएगा तो तब हम इसको हीम ग्रुप कहते हैं. और जब ये हीम ग्रुप यहाँ पे आके पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ यानी 2 अल्फा और 2 बीटा चेन के साथ अटैच हो जाएगा, तो तब ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कह सकेंगे कि ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बन चुका है. सो द 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में कॉन्टेक्ट एट अल्फा 1 और बीटा 1 पे. अल्फा 1 पे और बीटा 1 पोजीशन पे ये अटैच होगा, और ये जो है अल्फा 1 पे और बीटा 2 पोजीशन पे ये अटैच हो जाता है. तो ये कंबाइंड स्ट्रक्चर इसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन. वेल अगर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को समराइज़ किया जाए तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ज़ाहिरी बात है कि आरबीसी के अंदर ही होता है, और इसमें ये बताया कि कितने मिलियन मॉलिक्यूल जो है वो आरबीसी के अंदर मौजूद रहते हैं हीमोग्लोबिन के. सो ये टेट्रामर है, और ये 4 मोनोमर से बना हुआ है. सब कंबाइन हो जाते हैं तो तब ही ये एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और इसके दरमियान जो है ये
हीम ग्रुप यहाँ पे अटैच हुआ है, और इसमें रेड कलर जो है वो सिंबलाइज कर रहा है कि आयरन भी यहाँ पे अटैच हुआ है। तो इट्स मीन कि आयरन भी है, हीम है और पॉलीपेप्टाइड चेन है, सब कंबाइन हो चुके हैं, तो इट्स फॉर्म एन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। वेल द सेम स्ट्रक्चर एंड ये आप इसकी केमिकल स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जो है वो आयरन अटैच हो जाता है, और ये पायरोल रिंग जो है वो मीथेन ब्रिजेस के ज़रिए जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, और यहाँ पे कोवेलेंटली ये बाउंड हो जाता है। सो ये एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हो गया, और इस टॉपिक में हमने यही पढ़ा कि हमें हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर मालूम हो चुका है अब, कि हीम और ग्लोबिन से बना है ये, और हीमोग्लोबिन ना सिर्फ इसके अंदरूनी स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा, बल्कि हमें ये भी आइडिया हुआ है कि हीमोग्लोबिन जो है वो 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यानी हीमोग्लोबिन ए और A2 ये एडल्ट हीमोग्लोबिन है, इसी तरह एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन है, और फिर हमारे पास फीटल हीमोग्लोबिन मौजूद है। लेकिन जहाँ तक हमें ये हीमोग्लोबिन Well, rather than these hemoglobin like fetal hemoglobin, embryonic hemoglobin, and adult hemoglobin, we have derivatives of hemoglobin, and these derivatives contain oxyhemoglobin. Actually, this is the condition in which hemoglobin is attached with them. Like whenever oxygen is attached to hemoglobin, we will call them oxyhemoglobin, and whenever oxygen released from the hemoglobin, then it is known as deoxyhemoglobin. And whenever the ferrous form is attached to the heme group instead of ferrous form, then the hemoglobin is known as a methemoglobin. And carbonyl hemoglobin is a type of hemoglobin whenever carbon monoxide binds to the ferric form in a heme, and in that certain point we will call that hemoglobin as carbonyl hemoglobin. And remember that carbon monoxide has 2100 higher affinity to ferrous than oxygen. And we have also another type of hemoglobin that is known as carbonyl hemoglobin, and that is whenever carbon dioxide is non-covalently bound to globin chain of hemoglobin, HbCO2, that is carbamino hemoglobin, transport carbon dioxide in blood, and that contain 23% of hemoglobin. Another type of hemoglobin which is very important in the diabetes, जैसे कि हम जिसमें शुगर में परफॉर्म करते हैं, इसको 3 मंथ्स के बाद हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, या इसको जनरली हम डिनोट करते हैं HbA1c से. सो दिस इज अ फॉर्म spontaneously by non-enzymatic reaction with glucose. People with diabetic mellitus have more HbA1c than normal, that is more than 7%. Measurement of blood HbA1c is useful to get information about long-term control of glycemia. So these were the derivatives of hemoglobin, and that are present in different form in the body. और ये अब हमारे पास तकरीबन कंप्लीट हो चुका है. अब बात ये आती है कि हीमोग्लोबिन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, यानी वहाँ पे अगर कोई म्यूटेशन आ जाती है, जैसे कि हमारी एक नॉर्मल सीक्वेंसिंग है कि एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन कैसे बनता है. हमने पहले भी बताया कि ACH तक जो है वो डिफरेंट उसके डिफरेंट पोजीशंस है. अगर उन पोजीशंस के दरमियान कोई फ़र्क आ जाता है तो तब क्या होता है, तो उस वक्त काज होती है हीमोग्लोबिनोपैथी, और इस दरमियान हम थोड़ी बहुत जो है वो हीमोग्लोबिनोपैथी के बारे में भी जान लेते हैं. अच्छा, अब यहाँ तक बात हमारी समझ में आ गई है कि डेरिवेटिव्स भी क्या होती है, और डिफरेंट डेरिवेटिव्स हमने पढ़ लिए कि ये वो हालत है कि जिसमें आपको पता होता है कि हीमोग्लोबिन के साथ क्या होने जा रहा है. लेकिन ऐसी भी सिचुएशन होती है कि जिसमें पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाती है. जैसे कि नॉर्मली हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, अगर हम लेफ्ट साइड पे देख ले तो ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का, ठीक है. लेकिन अगर सिकल सेल एनीमिया की तरफ हम देख ले तो ग्लूटामिक एसिड की जगह जो है वो वेलिन ने ली हुई है. अब ये जो वेलिन यहाँ पे पोजीशन नंबर 6 पे आया हुआ है, बीटा 6 पोजीशन पे, तो इट
इट्स मीन कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस कॉज हो चुकी है, और ये जो डिस्टर्बेंस कॉज हो जाती है तो इसके कंसिक्वेंसेस जो है वो डिफरेंट होते हैं। इट्स मीन कि यहाँ पे अब जो हीमोग्लोबिन बन रहा है वो नॉर्मल नहीं बन रहा। इवन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जो है वो अब हमारे पास आएगा रेड ब्लड सेल का, तो वो भी हमारे पास नॉर्मल नहीं आएगा, बल्कि वो एक सिकल शेप की तरह आ जाएगा। इसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज जो है वो पाए जाते हैं, और जैसे कि एच बी बार्ड्स हो गया, हीमोग्लोबिन सिकल सेल इनीमिया में हो गया, और इसी तरह हमारे पास एक और जो है वो हीमोग्लोबिन है जिसको हम कहते हैं एच बी सी। सो एच बी सी जो है वो भी एच बी एस की तरह ही इसमें म्यूटेशन हो जाती है बीटा चेन में पोजीशन नंबर 6 पे, और यहाँ पे यहाँ पे लाइसिन आ जाता है। तो ये भी पोजीशन 6 पे है, और ग्लूटामिक एसिड की जगह जो है वो लाइसिन ले लेता है, तो हमारे पास हीमोग्लोबिन सी जो है वो डिजीज़ कहलाती है ये। और ये जो हेमोज़ाइगस फॉर्म है जिसमें एनीमिया, टिश्यू एनॉक्सिया और सीवियर पेन होता है, ये सिर्फ बताने के लिए था कि हीमोग्लोबिनोपैथीज भी होती है, डेरिवेटिव्स भी रहती है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन भी रहते हैं, और वक्त के साथ साथ हीमोग्लोबिन स्विचिंग जो है वो भी होती है, जैसे कि एम्ब्रियोनिक से फीटल और फीटल से फिर एडल्ट हीमोग्लोबिन। तो ये आज के लिए काफ़ी था, काफ़ी डिटेल के साथ हमने हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर पढ़ा, और ये स्ट्रक्चर उस तरह नहीं है जिस तरह स्ट्रक्चर पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी हमने हीम सिंथेसिस नहीं पढ़ी, ना हमने ग्लोबिन सिंथेसिस पढ़ा, ना हमने ग्लोबिन के जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है या सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसको पढ़ा, बल्कि ये हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर बेसिकली हमने थैलेसीमिया को समझने के लिए पढ़ा है। क्योंकि थैलेसीमिया जब हम पढ़ेंगे तो ये आइडिया हमें होना चाहिए कि एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन किस तरह का होता है, उसमें कौन से चेन रहते हैं और क्या होता है उसके अंदर। इसी तरह हीमोग्लोबिन नॉर्मली कौन से बैंड पे मुश्तमिल होता है, अगर हम उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस कर ले तो उसमें कौन से चेन जो है वो ज़्यादा आ सकते हैं, अगर उसकी हम क्रोमेटोग्राफी कर ले तो ग्लोबिन चेन जो है वो कौन से आ सकते हैं। तो ये आज के लिए काफ़ी था, और नेक्स्ट जो लेक्चर है वो इंशाल्लाह अपलोड होगा थैलेसीमिया का, तो उससे पहले इस लेक्चर को आपने लाजिम देखना है। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।